जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विल्सन की आंतरिक संरचना। क्या अध्ययन करने वाले हैं? विल्सन की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 3 दिन से हम लोग का क्लास नहीं लगा। जो बच्चे इस चैनल पे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके मन में तो जरूर ये प्रश्न उठेगा कि सर 3 दिन से क्लास नहीं लगा, आप 3 दिन कहाँ थे? तो बाबू, हम 3 दिन कहीं गए नहीं थे, कुछ आवश्यक कार्य पड़ गया था जिसमें हम व्यस्त हो गए थे। घरेलू कार्यों में व्यस्त होने के कारण समय नहीं मिल पा रहा था, समय के अभाव के कारण आपका क्लास नहीं लग पा रहा था। परंतु अब आपका क्लास आपके समयानुसार सुबह 6 बजे आपको क्लास मिल जाएगा। अब बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? विल्सन की आंतरिक संरचना, यानी जो नर का वृषण होता है, अगर उस वृषण को हम लोग अंदर झांक के देखें, अंदरवा कैसन दिखाई देगा, तो अंदर झांक के देखें तो किस प्रकार से दिखाई देता है, आज के क्लास में हम लोग इसे समझेंगे। आज के क्लास में हम लोग इसे जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका संरचना आपको बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, बनाते भी हैं और समझते भी हैं, दोनों काम साथ साथ करते चलते हैं ताकि आप लोगों को साथ साथ बेहतर ढंग से समझ में आए। और एक बात याद रखिएगा मेरे देश के अच्छे बच्चे, किताबों को जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी ले लीजिए, एनसीईआरटी को रीड जरूर कीजिए। यहां क्लास करने के बाद आप एनसीईआरटी रख लीजिए अपने सामने और एनसीईआरटी रख के उसको पढ़ाई कीजिए। क्योंकि किताबों से अगर आप लोग दोस्ती कर लोगे या प्रेम कर लोगे, प्रेम की भाषा में समझाएं तो किताबों से अगर आप प्रेम कर लोगे तो अगर बेवफा निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। मेरे देश के अच्छे बच्चे, बात समझ में आ गया? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वृषण बनाते हैं। जो वृषण होता है, वृषण का ये सबसे बाहरी परत है। तो जो वृषण का सबसे बाहरी परत होता है उसे हम लोग ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहते हैं। ट्यूनिका वेजाइनेलिस। वैस्कुलोसा नहीं कहते हैं मेरे देश के बच्चे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनेलिस। इसको अगर वैस्कुलोसा लिख लिए, अभी कहां लिखेंगे, तो इसको याद रखिएगा। सबसे जो बाहरी परत होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनेलिस कहते हैं। ट्यूनिका वेजाइनेलिस के ठीक नीचे एक पतला सा लेयर होता है, एक पतला सा परत होता है। पतला नहीं कह सकते, थोड़ा सा इससे मोटा होता है। ट्यूनिका वेजाइनेलिस से थोड़ा सा मोटा होता है, एक परत होता है जो कुछ कोष्टकों को बनाता है, कुछ खानों को, कुछ डब्बों को बनाता है। अब उस डब्बे को क्या कहते हैं भी आगे बताएंगे। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम सबसे पहले बना देते फिर आपको बताते हैं। यहां हम लोग क्या करेंगे, ये जो काले कलर से हम लोग बना रहे हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करता है, कुछ डब्बों को बनाता है। यहां देखिए डब्बा बना दिया। अब इस डब्बे को क्या कहते हैं, तो ये जो डब्बा जो होता है इसको हम लोग कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष्ठ कहते हैं। उससे पहले नाम लिख लेते हैं। ये जो काले रंग से एक परत बनाए हुए हैं, इस परत को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है वो कुछ कोष्ठों का निर्माण करता है।
तो कितने कोष्ठ का निर्माण करता है? तो लगभग 200 से 250 कोष्ठों का ये क्या करता है? निर्माण करता है। और जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ठीक नीचे एक पतला सा झिल्ली या परत पाया जाता है, जिसे हम लोग ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहते हैं। यानी ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इसके ठीक नीचे एक पतला सा परत पाया जाएगा। ये क्या है? एक पतला सा परत हम लोग बना रहे हैं। चित्र को साथ साथ बनाते चलिएगा। ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, आंतरिक संरचना, इसे आप लोग साथ साथ बनाते चलिए, समय बचेगा, फिर समझ लीजिएगा। ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो इन डब्बों को हम लोग क्या कहेंगे बालक? कोष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? कोष्ठ। यानी जो वृषण होता है, वृषण का जो सबसे बाहरी परत होगा, सबसे बाहरी परत को क्या कहेंगे? ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस के ठीक नीचे एक परत पाया जाता है, जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कुछ कोष्ठों का निर्माण करता है। ये जो डब्बे बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इन डब्बों को हम लोग डब्बा ना कह के इन्हें हम लोग कोष्ठ कहेंगे। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक सामान्य मनुष्य के वृषण में, एक वृषण में लगभग 200 से 250 पालियों का निर्माण करता है या कोष्ठ का निर्माण करता है। कहीं कहीं इसे पाली कहा जाता है, कहीं कहीं कोष्ठ कहा जाता है। तो आपसे पाली कह दिया जाए या फिर कोष्ठ कह दिया जाए, तो मेरे देश के अच्छे बच्चे घबराइएगा नहीं, एकदम मन मजबूती बना के रखिएगा, मन में एकदम मजबूती बना के रखिएगा कि हमको एकदम समझना है तो समझना है चीजों को। जो भी चीजें हमको नहीं आ रही है, देखिए अगर किसी चीज से आप भागेंगे, आपको कोई सब्जेक्ट कठिन लगता है, अब उससे भागेंगे तो आपको डराएगा बाबू। सिंपल सा बात है, आपको वही सब्जेक्ट डराता है बाबू जिसको आप लोग नहीं पढ़े हैं। जो सब्जेक्ट आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जिसे समय आप नहीं देंगे, वही सब्जेक्ट कठिन लगता है, वही सब्जेक्ट आपको डराता है। बाकी जो सब्जेक्ट आपको मजा आता है पढ़ने में, बाबू ईमानदारी से बताइएगा उस सब्जेक्ट को आप ज्यादा टाइम दिए हैं। अब जिसको टाइम ज्यादा दिए वो आपको बहुत हितैषी हो गया, आपको अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लगता है फलाना सब्जेक्ट, तो मजा आ जाता है पढ़ने में। लेकिन ये सब्जेक्ट हमको कठिन लगता है, ये जो सब्जेक्ट है बहुत बोरिंग लगता है। बोरिंग नहीं लगता है, वो आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, कहता है उस सब्जेक्ट को आप इतना टाइम दिए हैं, हमको टाइम वो नहीं दे रहे हैं, तो हम जब टाइम हमको नहीं दिए हैं तो हम दुश्मनी तो निकलवे करेंगे। तो इसलिए जो सब्जेक्ट कठिन लगता है, एक ही फंडा है, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा समय दे दीजिए, फिर धीरे धीरे वो भी आसान हो जाएगा। कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है मेरे देश के अच्छे बच्चे। आइए देखते हैं। तो वृषण जो होता है, वृषण का सबसे बाहरी परत जो होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनेलिस कहते हैं। ट्यूनिका वेजाइनेलिस के ठीक नीचे क्या करता है? कुछ पालियों या कोष्ठों का निर्माण करता है एक परत, जिसे हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। एक पतले से परत से ढका होता है, जिसे ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहते हैं। अब एक गजब की बात आपको बता दें, ट्यूनिका वेजाइनेलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बीच में कुछ द्रव भरा होता है। इनके बीच में क्या भरा होता है? कुछ द्रव। तो आइए द्रव पहले भर देते हैं, ये द्रव भर दे रहे हैं। अब ये जो द्रव भरा होता है, इस द्रव को कहते क्या है? तो इस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? बात समझिएगा बालक, इस द्रव को हम लोग कहते हैं देह गुही द्रव। पहले भर देते फिर लिखते हैं।
तो ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ठीक बीच में क्या होता है, कुछ द्रव पाया जाता है। उन द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, देहगुही द्रव। देहगुही द्रव जो होता है, इसका काम क्या होता है, जब वृषण के ऊपर किसी प्रकार से बाहरी आघात पहुंचेगा तो अंदर क्या होगा, सेफ्टी देगा। वो जो घात होगा, जो चोट होगा, अंदर नहीं आने देगा। तो कभी कभी क्या होता है, क्रिकेट जब आप लोग खेलते हैं तो बॉल जो होता है, बॉल कभी कभी आके विषण से टकरा जाता है। उस समय आपको थोड़ा पीड़ा तो होता है, लेकिन मेरे देश के अच्छे बच्चे, विषण पे कोई हानि नहीं होने देता है। तो कौन नहीं होने देता है, देहगुही द्रव। ये देहगुही द्रव जो होता है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ठीक बिचवा में बैठल रहता है। कहता है तुम टेंशन नहीं लो, बढ़िया से क्रिकेट खेलो, हमको कोई टेंशन नहीं, तुम खेलो, तनी बार चोटों लग जाएगा तो हम संभाल लेंगे, ये सब केस हम डील कर लेते हैं। ये कौन कह रहा है, देहगुही द्रव। तो देहगुही द्रव जो होता है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस जो होता है, ये सब मिलके क्या करते हैं, ये आपको सेफ्टी देते हैं। जो वृषण होता है, वृषण को सेफ्टी देते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई आघात ना आए, कोई चोट ना लग पाए। और लग जाता है तो थोड़ा सा ये अपना संभाल लेते हैं। इस छोटे छोटे केसों को ये सब ऐसे डील कर लेते हैं। समझ में आ गया। तो अभी आपको क्या समझाया गया, ट्यूनिका वेजाइनेलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ठीक बीच में क्या होता है, एक द्रव पाया जाता है जिसे देहगुही द्रव कहते हैं। अब ये जो छोटे छोटे डब्बे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम लोग पाली या कोष्ठ कह दे रहे हैं, अब हम एक बार बोलेंगे, चाहे पाली हम कहेंगे चाहे कोष्ठ कहेंगे, बात आप एक ही समझिएगा। तो ये जो कोष्ठ होते हैं या फिर ये जो पाली होता है, इन पाली में क्या पाया जाता है, इन पालियों में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्र जनन नलिकाएं क्या होती हैं, इसको पहले समझा देते हैं। जो शुक्र जनन नलिका होगी मेरे देश के अच्छे बच्चे, इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी ये जो पाली पाई जा रही हैं, इन्हीं पालियों में शुक्र जनन नलिका पाई जाएगी। ये जो नलिकाएं होंगी, इनकी संख्या 1 से 3 होंगी। किसी पाली में 1 होगी, किसी पाली में 2 होगी, किसी पाली में 3 होगी। ऐसे क्या होती है, एग्जैक्ट नहीं होता, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ठीक नीचे क्या होता है, क्या पाया जाता है। अभी देखिए पतली सी झिल्ली है, ये इसको ढक के रखेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ठीक नीचे क्या पाई जाएगी, शुक्र जनन नलिकाएं। तो बना देते हैं शुक्र जनन नलिकाओं को। क्या पाया जा रहा है, शुक्र जनन नलिकाएं। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, शुक्र जनन नलिकाएं। तो शुक्र जनन नलिकाओं में किसका निर्माण होता है, शुक्र जनन नलिकाओं में बाबू शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब कैसे होता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी बस इतना याद रखिएगा, शुक्र जनन नलिकाओं में किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का। अब ये शुक्र जनन जो नलिकाएं होती हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती है, कुछ इस प्रकार से। ये जो जोड़ होता है, जहां पर जुड़ी होती हैं, इन जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम यहां लिख देते हैं, कहां लिख दे, यहां। ये जो जोड़ है इसको यहां लिख देते हैं,
इस जोड़ को हम लोग कहते हैं ट्यूबुली रेक्टी। क्या कहते हैं? ट्यूबुली रेक्टी कहा जाता है। यानी ये जो जोड़ होता है जहां पर शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं जुड़ी होती हैं, उस जोड़ को हम लोग क्या कहेंगे? ट्यूबुली रेक्टी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरे देश के अच्छे बच्चे? ये जो पालियां होती हैं, पालियों में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाएंगी। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं इनकी संख्या 1 से 3 होती है। किसी किसी में, किसी पाली में ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं उसकी संख्या 1 होगी, किसी में 2 होगी, किसी में 3 होगी। शुक्र जनन नलिकाएं किसका निर्माण करती हैं? तो शुक्र जनन नलिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? तो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। और ये जो नलिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं इनके जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबुली रेक्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबुली रेक्टी। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हो। इसके बाद क्या होता है? यहां अंदर की तरफ वृषण जालिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? वृषण जालिका। इसे हम लोग क्या कहेंगे? वृषण जालिका। कुछ लोग इसे वृषण जालक भी कहते। कहीं कहीं किताबों में वृषण जालिका दिया है, कुछ किताबों में वृषण जालक दिया है। तो जालिका और जालक में अजुराइएगा नहीं। तो वृषण जालिका कहा जाए या फिर वृषण जालक कहा जाए, बात एक ही है। अब अगर बात करें वृषण जालक की, तो वृषण जालक के बाद क्या पाया जाता है? तो वृषण जालक के बाद हम पहले इसको ऐसे बढ़ा दे, स्ट्रक्चर बना देते हैं। वृषण जालिका के बाद पाया जाता है शुक्रवाहिकाएं। ये जो शुक्रवाहिकाएं पाई जाती हैं इनकी संख्या 1 से 15 होती है। इनकी संख्या, माफ कीजिएगा, 10 से 15 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 10 से 15। गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी कहने का मतलब है ये जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं, शुक्रवाहिकाओं की जो संख्या होती है 10 से 15 के बीच होती है। किसी व्यक्ति में इनकी संख्या 10 होगी, दूसरे में 11 होगी, अगले में देखेंगे तो 12 13 14 होंगी, किसी में 10 होंगी, 9 होंगी, 8, मतलब 10 से 15 के बीच पाई जाती है। 9 8 नहीं होता, 10 से 15 के बीच। अब कोई समस्या है, काटू इधर उधर हो गया, कोई बैठ के सत्यार सबका जाकर बिरसड़ खोल के गिन थोड़ी ना रहा कि कैटू है उसमें, ठीक है। लेकिन अभी तक जो लगभग में रेशियो निकल के आया, जो अभी एनसीईआरटी कहती है, तो एनसीईआरटी क्या कहती है? इसकी जो संख्या होती है 10 से 15 के बीच होती है। बात आगे करें तो ये जो ए वाला भाग है इसे हम लोग अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण। अधिवृषण कहा जाता है। अब अधिवृषण जो होता है इसमें क्या होता है? तो अधिवृषण में ये जो शुक्राणु निर्मित हुए हैं, जब यहां से नाचते गाते नागिन डांस करते हुए यहां आएंगे अधिवृषणवा के पास, तो अधिवृषण में जब आएंगे तो क्या होगा? यहां शुक्राणुओं का क्या होता है? परिपक्वन होता है। यहां से जब चल के आएंगे और यहां पर आएंगे तो यहां पर इनका क्या होगा? परिपक्वन होगा, यहां स्टोर करके रखेगा।
अधिविषण क्या करता है, स्टोर करके रखेगा, फिर इनको परिपक्व करेगा, फिर आगे रिलीज करेगा। और एक गजब की बात यह है, जो अधिविषण होता है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ये जो सबसे ऊपर का पार्ट है, ए वाला पार्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपुट। बीच का ये जो भाग होता है कार्पस, नीचे का पार्ट जो होता है कोडा। कोडा, कैपुट, कार्पस, कोडा। तो अधिविषण जो होता है उसके कितने भाग होते हैं, तो 3, कैपुट, कार्पस, कोडा। बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए। ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इसमें जब शुक्राणु का निर्माण होगा, निर्मित होने के बाद ये यहां से सब रिलीज होंगे, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। अब तो सारे जहां में होगा क्या, सबके विषण में शुक्राणुओं का निर्माण। गाना थोड़ी न गा रहे हैं। तो ये जो विषण है, इस विषण में जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, शुक्रजनन नलिकाओं में जो शुक्राणु है, सभी शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होगा। और जब निर्मित हो जाएंगे, धड़ा के यहां से निकलेंगे, और जब यहां से निकलेंगे बाबू, तो आएंगे विषण जालिका में। विषण जालिका से होते हुए फिर शुक्र वाहिकाओं में, यहां से फिर अधिविषण में, फिर आगे का रास्ता अभी आगे बताएंगे, अभी रास्ता यहीं तक रहने दीजिए। अब एक एक चीजों को पॉइंट करके समझते हैं। क्या पॉइंट करके समझेंगे, तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा ट्यूनिका वेजाइनेलिस तथा ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बीच में क्या पाया जाता है जी, द्रव पाया जाता है। इस द्रव को क्या कहते हैं, तो इस द्रव को हम लोग देखो यहां लिख दिए हैं, कहां लिखे कहां लिखे कहां लिखे, लिखे तो थे कहीं, द्रव 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 द्रव, कहां लिख दिए जी, भूल गए क्या, हाँ यहां लिखे हैं, देहगुही द्रव। तो लिखते, वही तो हम कहें कहां लिख दिए, भूल गए। बुढ़ौती में दिमाग लगता है कमजोर हो जा रहा है। देह गुही द्रव, देह गुही द्रव पाया जाता है। अगला पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, शुक्र जनन नलिकाओं की संख्या कितनी होती है जी, शुक्र जनन नलिकाओं की संख्या कितनी होगी, अभी बताए थे मेरे देश के प्यारे बच्चे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 1 से 3, बहुत अच्छे। गुरु शिष्य का रिश्ता बेटा सबसे बेस्ट कहलाता है, इस बात को याद रखिएगा। गुरु शिष्य का रिश्ता बेटा सबसे बेस्ट कहलाता है। आप नाम वहां पर लेते हो, आवाज यहां तक आता है, ये समझ लीजिए। तो कितना हो जाएगा, शुक्र जनन नलिकाओं की संख्या 1 से 3, कितना हो जाएगा, 1 से 3। अगला पॉइंट लगाइएगा, शुक्र वाहिका जो होती है, जो वाहिकाएं होती हैं, इनकी संख्या वाहिकाओं लिख दें ताकि बैठ जाए, की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या बालक, तो इनकी संख्या भी नोट कर देते हैं। कितना बताए थे, 10 से 15।
और पॉइंट लगा लो। जो अधिविर्षण होगा इसके कितने पार्ट होते हैं, आपके सामने लिखा गया है 3, कैपुट, कार्पस, कोड़ा। एक और पॉइंट लगा लीजिए, ये जो डब्बे होते हैं जिन्हें हम लोग पाली कहते हैं, तो पालियों की संख्या कितनी होगी, तो एक सामान्य मनुष्य के विषण में जो पाली होगा, इन पालियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 से 250। तो इन पालियों में क्या निर्माण होता है, तो इन पालियों के अंदर निर्मित होता है, माफ कीजिएगा, पालियों के अंदर क्या पाया जाता है, तो पालियों के अंदर पाया जाता है शुक्र जनन नलिकाएं। और समझा दे थोड़ा सा, और एक पॉइंट और लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, ट्यूनिका वेजाइनेलिस जो होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है, ये सब एक विशेष प्रकार के ऊतक से बने होते हैं। यानी ट्यूनिका वेजाइनेलिस और क्या हो जाएगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये सब क्या होते, किस ऊतक के बने होते हैं, तो एक विशेष ऊतक, कौन सा, संयोजी ऊतक। तो यहां लिख लेंगे क्या, यहां लिख दे, नीचे ऐसे डैश करके लिख देते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, तो ट्यूनिका वेजाइनेलिस तथा ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बीच में द्रव पाया जाता है। कैसा द्रव पाया जाता है, उस द्रव को क्या कहते हैं, देहगुही द्रव कहते हैं। शुक्रजन नलिकाओं की संख्या कितनी होती है, 1 से 3 हो जाएगी। शुक्राणुओं की, शुक्र वाहिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10 से 15। आगे बात करेंगे, अधिविर्षण जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। बात करें अगर पाली, तो पाली कितनी होती है, 200 से 250 पालियां पाई जाती हैं। प्रत्येक पाली में क्या होता है, शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजन नलिकाओं में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब आप पूछेंगे शुक्राणुओं की संख्या, तो अभी नहीं बताएंगे, तब बताएंगे कब, आगे बताएंगे, परेशान ना हो। अभी वीर्य पढ़ाना और सब चीज पढ़ाना, मैथुन पढ़ाना है, कुछ सहायक ग्रंथियां पढ़ाना है, तो वहां पढ़ाएंगे, वहां बता देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, ट्यूनिका वेजाइनेलिस तथा ट्यूनिका एल्बुजिनिया किस ऊतक का बना होता है, तो संयोजी ऊतक का बना होता है। इतना नोट कर लीजिए। हाँ, इतना नोट करने के बाद आपको बता दें, इसको अभी नोट कर लीजिएगा। और आज का क्लास यही खत्म करते हैं, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास अगर बेहतर लगा हो तो अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए हमारे इस चैनल संस्कार क्लासेज बाय सुरेंद्र सर, ताकि इस चैनल पर आपके मित्र भी पढ़ सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।